आयनिक बॉन्ड आपको पढ़ा दिया गया है, कोवेलेंट आपको पढ़ा दिया है, बीवीटी, एमओटी, वेस्पर थ्योरी, ये सब आपको पढ़ा दिया गया है। हाइड्रोजन बॉन्ड आप प्रूव करेंगे, नया बॉन्ड है। देखिए भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है ये आपको डिस्कस करेंगे अभी। ये फ्लोरीन है, ये ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन है। ये तीन ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास हैं जो हमारी आवर्त सारणी के पीरियोडिक टेबल के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इसका मीन्स क्या हो गया? ये ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एक्स्ट्रा टेंडेंसी है। यानी ये जो एलिमेंट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही आसानी से आकर्षित कर सकते हैं, इसलिए इन एलिमेंट्स को बोला गया है सुपर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी कौन सा होता है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता होती है फ्लोरीन के अंदर। ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके आवर्त सारणी में है। उसके बाद ऑक्सीजन के अंदर, उसके बाद नाइट्रोजन के अंदर। ये तीनों ऐसे एलिमेंट्स हैं जब भी किसी में आते हैं ना, किसी भी बॉन्ड के अंदर आते हैं, तो किसी भी बॉन्ड में आने के बाद उसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। अब सवाल यह है कि अगर आपके पास किसी भी कंपाउंड्स में फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाए, अब हाइड्रोजन क्या जुड़ सकता है भाई? जैसे फ्लोरीन में आपने जोड़ दिया HF के अंदर, ऑक्सीजन में बना दिया आपने H2O, N से बना दिया आपने NH3। तो जब भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम FON, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। जब भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, जब भी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन से जुड़ा होता है, कैसे जुड़ा होता है? जैसे F जुड़ा हुआ है HF में, O जुड़ा हुआ है H2O में और N जुड़ा हुआ है NH3 में। तो क्या होता है, ऐसे कंपाउंड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ऐसे कंपाउंड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी से मेरा मतलब भौतिक गुण, जैसे उनका रंग, कलर, उनका क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, उनका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, उनका टेस्ट, स्वाद, उनका ऑर्डर, गंध, ये सब क्या हो जाती है? ये सब चेंज हो सकती है। यानी अब यूं समझिएगा, जैसे किसी कंपाउंड्स का आप स्टडी कर रहे हैं, कोई कंपाउंड्स आपके पास अवेलेबल है, और जब किसी कंपाउंड की स्टडी कर रहे हैं, किसी कंपाउंड का अध्ययन कर रहे हैं, और उस कंपाउंड की स्टडी करते समय क्या होता है, अचानक से उस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो बदल जाती है। सडनली ऐसा हो जाता है। आपने बताया सर इसका बॉइलिंग पॉइंट तो 95 था, मैंने कहा भाई अब कितना आ रहा है? तो आपने बताया सर इस समय 100 आ रहा है। तो मैंने कहा बढ़ गया। आपने बताया सर कुछ देर पहले जो कंपाउंड था ये पानी में घुल रहा था, अब नहीं घुल रहा है। तो ये क्या हो रहा है? फिजिकल प्रॉपर्टी बदल रही है। देखिए भाई, जब किसी कंपाउंड्स के भौतिक गुण परिवर्तित होते हैं, तो भौतिक गुण परिवर्तित होने की जो जिम्मेदारी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड की होती है। तो एक नई बात हम लोग को पढ़ने को मिलेगी आज, और वो नई बात क्या होने वाली है? वो नई बातें होने वाली है बेटे, किसी भी कंपाउंड्स में अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाएगा, जैसे फ्लोरीन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, तो उस कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी होंगी वो क्या हो जाएंगी? बदल जाएंगी।
यानी किसी भी कंपाउंड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, किसी भी कंपाउंड्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो ऑलवेज किससे इफेक्टिव होती है? हाइड्रोजन बॉन्ड से। किससे होती है? लेकिन किस में होगा ये होगा नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स में, ऑक्सीजन वाले कंपाउंड्स में और फ्लोरीन वाले कंपाउंड्स में ऐसा होने वाला है, क्योंकि ये कंपाउंड्स क्या है? ये कंपाउंड्स जो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड्स है। कैसे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। बात समझ में आ गई आपको? अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखो मैं हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, डिफाइन कैसे करेंगे आप लोग? आपको बताना यह है, ये फ्लोरीन है हमारे पास और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अभी सर ने आपको बोला कि किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है? किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्ट होने की होती है, और जिस बॉन्ड के द्वारा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपस में जुड़ते हैं, जिस बॉन्ड के द्वारा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपस में जुड़ते हैं, उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन, एकदम सिंपल टर्म, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। सर ने पूछा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है भाई, तो आपको बताना है अगर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कुछ भी हो सकता है, FOHN कुछ भी हो सकता है, अगर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, अगर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो उसकी प्रवृत्ति, टेंडेंसी किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ने की होती है, किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ने की होती है, और जिस बॉन्ड के द्वारा दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को आप लोग आपस में जोड़ते हैं, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को आपस में जोड़ते हैं, उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। सर ने पूछा क्या कह सकते हैं, और तो आप सबसे भी कह सकते हैं ऐसा बॉन्ड जो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को आपस में जोड़ता है, ऐसा बॉन्ड जो दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को आपस में जोड़ता है, उसे क्या कर सकते हैं हम लोग? हाइड्रोजन बॉन्ड कह सकते हैं। आप ध्यान रखेंगे ऑलवेज, जब भी कभी हाइड्रोजन बॉन्ड को लगाया करेंगे, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को लगाते समय आप डॉटेड लाइन का यूज करेंगे, इस तरह की लाइंस का डॉटेड लाइन का यूज करने वाले हैं। तो ये जो लाइंस हैं वो डॉटेड लाइंस हैं, हिंदी में हम लोग कहते हैं बिंदुवत रेखा, बिंदुवत रेखा हम लोग कहते हैं। तो बिंदुवत रेखा का आप लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। दो खास बात इस बॉन्ड के अंदर होती है, एक तो ये बॉन्ड बहुत कमजोर प्रवृत्ति का होता है, बहुत वीक होता है, इसको तोड़ने के लिए मात्र 5 किलो कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है, इतनी एनर्जी से टूट जाता है। और आपको ध्यान रखना है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिन कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाई जाती है, जिन कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाई जाती है, वो सभी कंपाउंड्स ऑलवेज विल बी प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। क्या होंगे? वो सब द्रव होंगे। क्या होंगे? द्रव होंगे। अगर पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता तो पानी को हम लोग को पी रहे होते हैं, पानी को सूंघ रहे होते आप, नेबुलाइजर आपके मुंह पर लगा होता और नीचे ट्यूब में से आपको गैस आ रही होती पानी की, तो पानी को पी पा रहे हैं हम लोग? पानी को पी पा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्ड ने क्या कर दिया है? हाइड्रोजन बॉन्ड ने पानी को लिक्विड स्टेट में चेंज कर दिया है। तो जिन कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, वो कंपाउंड्स ऑलमोस्ट किस में प्रेजेंट होते हैं? लिक्विड स्टेट में ही प्रेजेंट होते हैं भाई। तो ये बहुत जनरल बातें हो गई हैं आपसे। क्या पूछ सकते हैं सर आपसे? सर आपसे पूछेंगे किसी कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी अचानक से चेंज हो रही है, क्या रीजन हो सकती है? तो आपको सर को बताना है हाइड्रोजन बॉन्ड सर रीजन हो सकता है। हो सकता है कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से चेंज हो रही हो। सर पूछेंगे भाई हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की कंडीशंस क्या क्या होती हैं, तो आपको बताना है
हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की पहली कंडीशन क्या होती है, आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने चाहिए, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। दूसरी कंडीशन सर को समझाएंगे, जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हाइड्रोजन से जुड़े होने चाहिए। और तीसरी बात सर को बताएंगे, अगर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, अगर हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो उसकी टेंडेंसी या उसकी प्रवृत्ति किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ने की है। और जो बॉन्ड दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को आपस में जोड़ता है, जो बॉन्ड दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को आपस में जोड़ता है, उस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। सबको बताना है इस बॉन्ड की जो टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है, वो बहुत वीक होती है, बहुत कमजोर बॉन्ड होता है। इसे जब भी से कभी परमाणु के बीच में लगाया जाता है ना, एटम्स के बीच में लगाया जाता है, तो एटम्स के बीच में लगाते समय क्या करते हैं, डॉट डॉट लाइन कर देते हैं। क्या करते थे, डॉट डॉट लाइन कर देते हैं हम लोग। और आपको बताना है, इसे तोड़ने के लिए मात्र 5 किलो कैलोरी ऊर्जा की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है सर। अब सवाल सर आपसे पूछेंगे कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कितना तरह से बन सकता है, ये क्वेश्चन दूसरा है भाई। देखो भाई, दो तरह से हम लोग इसको स्टडी करेंगे। दिख रहा है आपको? दो तरह से आप लोग इसको स्टडी कर सकते हैं। एक तो इसमें टर्म होता है इंटरमॉलिक्यूलर, हाइड्रोजन बॉन्ड, और एक टर्म इसमें आता है इंट्रामॉलिक्यूलर, हाइड्रोजन बॉन्ड। सर ने पूछा इंटर का मीन्स क्या है, तो आपको बताना है इंटर का मीन्स होता है अंतर। सर ने पूछा इंट्रा का मीन्स क्या है, अंतरा। और मॉलिक्यूलर का मतलब होता है आणविक। क्या होता है, आणविक। तो पहला क्या हो गया, अंतर आणविक, और दूसरा क्या हो गया, ये तो याद रहेंगे, नाम बिगाड़ने की आदत तो हम लोग को अक्सर रहती है। तो अंतर का नाम तो बिगाड़ ही दोगे, क्या हो जाएगा अंतर का नाम, अंतरा। जैसे किसी का नाम ओमपाल है, क्या पढ़ते हैं उसे, समझिए, ठीक है ना, कोई बात नहीं। वो देखो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसे हम लोग अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और भाई देखो ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसे हम लोग बोलते हैं अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। देखो बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर्स क्या होते हैं, जैसे वाटर है हमारे पास, तो वाटर में बना के दिखाते हैं आपको। जैसे हमारे पास HOH डॉट डॉट HO और H डॉट डॉट H और H जुड़ते जाएंगे। तो ऐसे देखिए, जो परमाणु नेगेटिव होता है ना, उस पर माइनस डेल्टा लगा देते हैं ऐसे, और जो पॉजिटिव होता है उस पर डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा का मतलब होता है अस्थायी चार्ज, बताया था मैं आपको, अस्थायी चार्ज। ऐसे क्या हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा। अब जैसे हमें बनाना है, ये तो H2 के अंदर हो गया। आपने कहा सर एथिल अल्कोहल बना के दिखाइए आप हमें C2H5OH में। तो एथिल अल्कोहल शराब जो होती है वाइन, वो भी इसी तरह का बॉन्ड बनाती है। OH C2H5 डॉट डॉट H O C2H5OH डॉट डॉट H O C2H5 डॉट डॉट H O C2H5। तो क्या हो जाएगा इसमें, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव।
HF में बना सकते हो आप चाहें तो। HF में कैसे बन जाएगा, देखो HF में H F डॉट डॉट H F डॉट डॉट H F डॉट डॉट H F। H कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अमोनिया में देखो ये होता है, अमोनिया में से गैस होती है लेकिन लिक्विड स्टेट में पाई जाती है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। तो अमोनिया में कैसे होता है, देखो क्या दिख रहा है, H NH H डॉट डॉट H N H H डॉट डॉट N H H डॉट डॉट H N H डॉट डॉट। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। इसमें क्या खास बात है, देखो H2 बना के दिखाया हमने आपको हाइड्रोजन बॉन्ड, C2H5OH में ड्रॉ किया है भाई, HF में बनाया है, देखो भाई अमोनिया के अंदर बनाया है। इन सब हाइड्रोजन बॉन्ड में एक खास बात है, ये एक से अधिक अणुओं के बीच में बनना है, और वो भी कैसे अणु, सारे समान अणु हैं। जब हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड एक से ज्यादा मोर देन वन समान अणुओं के मध्य बनता है, सिमिलर मॉलिक्यूल के मिड बनता है, तो ऐसे बॉन्ड्स को हम लोग कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। क्या कहते हैं, तो सर आपसे पूछेंगे जल में कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड है भाई, तो बताएंगे सर इंटरमॉलिक्यूलर है। सर पूछेंगे इंटरमॉलिक्यूलर की पहचान क्या होती है, तो आपको बताना है जब हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड एक से अधिक समान अणुओं के मध्य बनता है, जब हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड एक से अधिक समान अणुओं के मध्य बनता है, तो उसे कहते हैं हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब सवाल है कि इंट्रा क्या होता है फिर। देखो भाई अगर हम लोग को इंट्रामॉलिक्यूलर पढ़ना है तो इसकी पहचान आपको बताते हैं। अब ये कंपाउंड्स आपको डिस्कस करेंगे जब आप थोड़ा लास्ट में आएंगे हम लोग 11th में। ये एक कंपाउंड्स होता है, बेंजीन कहते हैं, आपने पढ़ा होगा शायद, पढ़ा होगा, पढ़ा है, हमने बताया था उसने आपको, ऐसे बेंजीन है। अगर हम लोग इसके ऊपर OH लगा देते हैं ऐसे, तो ये फिनॉल हो जाता है। क्या हो जाता है, फिनॉल। बहुत से कंपाउंड आपकी बुक में चिंता ना करें, एक साल ही पढ़ाएंगे आपको तो। उसके बाद देखिए यहां पर हम लोग आ जाते हैं NO2। इसे बोलते हैं नाइट्रो। क्या बोलते हैं, और मैंने बताया था उस दिन आपको किस पोजीशन को बोलते हैं, ऑर्थो पोजीशन। क्या कहते हैं, ऑर्थो पोजीशन कहते हैं इसकी पोजीशन के लिए। ये आपका हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल। ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल हो जाएगा। ये जो ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल आपके पास अवेलेबल है ना, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा ये। और जैसे इनके बीच में बॉन्ड बनेगी, जैसे ही इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, तो देखो ये जो बॉन्ड बना हुआ है ना हमारा, ये बॉन्ड एक ही अणु बना हुआ है। और जब हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही अणु के बीच में बनता है, जब हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही अणु के बीच में बनता है, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर। क्या कहते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर। सर पूछेंगे दोनों बॉन्डिंग में डिफरेंस क्या है भाई, तो आपको बताना है कि इस दोनों बॉन्डिंग में डिफरेंस ये है कि जब ये बॉन्ड बनता है ना, तो ये संरचना बंद हो जाती है, ऐसे रिंग बन जाती है इसके अंदर।
और जब हाइड्रोजन बॉन्ड कभी भी रिंग को बनाता है ना, तो बेटा उसे बोलते हैं चिलेशन। क्या बोलते हैं? हिंदी में से लिखा करेंगे हम लोग चिलेशन। बहुत बारे सवाल कॉम्पिटिशन में आया है, पूछा गया हम लोगों से भाई चिलेशन किस बॉन्डिंग में बनता है, कौन सी बॉन्डिंग होती है, तो आपको टेक करना है हाइड्रोजन बॉन्ड में। और कौन से टाइप में? इंट्रामॉलिक्यूलर में। तो सर आपको यही पूछने वाले हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं। तो सर को बताना आपको यह है सर, अगर हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड एक से ज्यादा समान अणुओं के बीच बन रहे हैं, अगर हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड एक से ज्यादा समान अणुओं के बीच बन रहे हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर है। और अगर हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड केवल एक ही अणु बनना है तो कैसा है? इंट्रा है। इंटर में क्या होता है? इंटर में कोई रिंग नहीं बनती है, लेकिन जब इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है तो उसमें क्या हो जाता है? इस तरह की रिंग बन जाती है, और रिंग क्या कहलाते हैं? चिलेशन कहलाते हैं। चिलेशन हिंदी में क्लेशन, समझ गए ना। सर आपको यही पूछा कि भाई हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या प्रभाव भौतिक कारकों पर पड़ता है। तो अभी आपको बताएंगे, बहुत सारी बात आपसे कह रहे थे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को चेंज कर देगा, कैसे चेंज कर देगा ये आपको समझाते हैं थोड़ा सा। देखो एक बहुत नॉर्मल क्वेश्चन सर हमसे कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई बर्फ तो आप लोग खाते ही हैं, आइस खाते नहीं खाते हम लोग? आप खाते हैं आइसक्रीम, आइस खाते हैं? अरे भाई आइस खाएंगे जब तो आइसक्रीम खाएंगे, तो दोनों खाते हैं, आइस भी खाते हैं प्लस क्रीम भी खाते हैं, तो क्या बन जाता है? आइसक्रीम हो जाता है ना। देखो आइस को आपने देखा होगा नॉर्मली, जैसे बर्फ से आपने फ्रिज से आपने बर्फ को निकाला और आपने उसे पानी में डाल दिया, तो आपने देखा होगा बर्फ पानी में तैरती रहती है। और सर आपसे एक सरल सवाल पूछ सकते हैं उससे, भाई सर आपसे पूछ सकते हैं कि बर्फ पानी में भाई क्यों तैर रही है? ये तो ठोस है, सॉलिड है। आपने कहा सर किसी डेंसिटी कम है पानी से, भाई ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई, सब बच्चे यही कहने वाले हैं सर से कि सर इसकी डेंसिटी कम है पानी से, इसलिए पानी के ऊपर तैर रही है। सर ने पूछा डेंसिटी क्यों कम है भाई पानी से? एक्चुअल में होता क्या है, बर्फ जब बनती है ना, बर्फ का घनत्व घट क्यों जाता है? देखिए इसलिए घट जाता है, इस तरह की आइस की स्ट्रक्चर होती है OHO, H2, OH, OH, H, OH और H। एक्चुअल में क्या होता है, इनके बीच में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनते जाते हैं जब ये मॉलिक्यूल पास पास आते हैं। ये बर्फ की स्ट्रक्चर बना रहा हूं बेटे मैं, ऐसे जनरेट होता है ये स्ट्रक्चर ऑफ आइस। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल पास पास आते हैं और मॉलिक्यूल पास पास आने के बाद क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इससे कुछ एक्स्ट्रा आयतन रह गया, ये जगह खाली रहेगी। तो क्या बढ़ रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड जब बन रहा है ना बर्फ के अंदर, तो उससे आयतन बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? आयतन बढ़ रहा है। और जब आयतन ज्यादा हो तो क्या होगा? कम होगा। तो सर को यही आंसर देनी है सर कि सर आइस के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सर ने पूछा क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो आपको बताना सर उसके बीच में कुछ खाली गैप रह जाएंगे, जिससे उसका आयतन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब आयतन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए कभी भी रेफ्रिजरेटर में पूरी भरी हुई पानी की बोतल नहीं लगाते हैं। अगर आपने पूरी भरी हुई पानी की बोतल लगा दी तो आपका आयतन बढ़ने की वजह से क्या होगा? बोतल फट जाएगा। तो ध्यान रखना इस बात को। आज के बाद ये बात हम समझ गए होंगे अब कि पानी का जो आयतन होता है, वाटर की वॉल्यूम क्या होती है? कम होती है। और आइस की वॉल्यूम क्या होती है? ज्यादा होती है। किसकी वजह से? हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ज्यादा होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है ऑलवेज सब।
तो जब भी कहीं फ्रिज में पानी लगाएंगे तो क्या करना है, थोड़ी सी बोतल खाली छोड़ ही देनी है, और नहीं छोड़ी तो ठीक है। तो बर्फ पानी पे क्यों तैर रही है, समझे? बर्फ पानी पे क्यों तैर रही है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से उसका आयतन बढ़ रहा है और डेंसिटी घट रही है, और जिनकी डेंसिटी कम होती है वो आसानी से फ्लोट कर सकते हैं। दूसरा सवाल, सर ने पूछा भाई ये H2O है और ये H2S है। सर ने कहा सल्फर और ऑक्सीजन दोनों टेबल के ग्रुप 16 में आते हैं, और ये पढ़ाया गया था एक ही ग्रुप में आने वाले सभी एलिमेंट्स सेम प्रॉपर्टी को शो करते हैं। लेकिन ये कहा गया आपसे क्वेश्चन में कि H2O तो लिक्विड है, H2O तो लिक्विड है, लेकिन H2S का जो बिहेवियर है वो गैस लाइक है बेटे। सबने कहा जब एक ही ग्रुप के मेंबर है तो प्रॉपर्टी अलग अलग क्यों है? अगर H2O लिक्विड है तो H2S को भी लिक्विड होना चाहिए। तो आपको बताना है सर, बॉर्डर जो मैंने पढ़ा है उस बॉर्डर के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उस बॉर्डर के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सबको बताना है अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन बॉन्ड जरूर बनेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो किसमें चला जाएगा, फिर लिक्विड स्टेट में चला जाएगा। तो पानी क्यों द्रव है? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। आपको बताना है सर सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, सल्फर जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा तो कैसे स्टेट में रहेगा, फिर गैस में रहेगा। बात समझ में आ गई नहीं? H2 क्यों लिक्विड है बताओ? इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, किसकी वजह से बन जाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की वजह से। लेकिन H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, इसलिए कैसा होगा H2S? गैस होगा। अब सर ने आपसे क्वेश्चन पूछा, देखिए भाई एमपीवीपी का रूल क्या है, मैंने पढ़ाया था आपको पीछे, गलनांक पथनांक पढ़ते हैं हम लोग। एमपीवीपी क्या होते हैं ये हम लोग को पढ़ाया जाता है कि जो किसी भी कंपाउंड्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होती है वो ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके मोलर मास के। अब सर ने आपसे क्या कहा? सर ने कहा भाई एक तो आपके पास अमोनिया है और एक PH3 आपके पास है। अगर हम लोग इनका मोलर मास निकालेंगे तो अमोनिया का मोलर मास आएगा 14 और 3 17, और फास्फोरस का मोलर मास आएगा 30 और 3 33 में से 31 लगाते हैं हम लोग तो 34 हो जाएगा ऐसे। तो इस बात को माना जाएगा किसका एमपीवीपी ज्यादा आना चाहिए? PH3 का, PH3 का ज्यादा आना चाहिए। लेकिन सर ने जब क्वेश्चन आपको दिया तो सर ने बताया कि अमोनिया का जो एमपीवीपी होता है वो PH3 से ज्यादा आता है। क्यों? अमोनिया का जो एमपीवीपी होता है वो PH3 से ज्यादा आता है। आना किसके ज्यादा चाहिए कादे में? PH3 का। तो सबको बताना है सर अमोनिया में जो नाइट्रोजन है ना वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अमोनिया में जो नाइट्रोजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इस वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड का जो फॉर्मेशन करेगा तो नंबर्स ऑफ बॉन्ड क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। नंबर्स ऑफ बॉन्ड जब बढ़ जाएंगे, बंधों की संख्या जब बढ़ जाएगी तो उन्हें तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी आपको चाहिए होगी। ज्यादा एनर्जी कहां से आएगी? ज्यादा ताप से आएगी। ज्यादा ताप जहां पर होगा वहां क्या होने वाला है? हाई एमपीवीपी आने वाले हैं। लेकिन PH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, और जब PH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा? उसका एमपीवीपी क्या आने वाला है? लो आने वाला है। सर आपसे ये पूछ सकते हैं कि NH3 द्रव है और PH3 गैस है, क्यों? तो NH3 में क्या होने वाला है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो वो कैसा हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा। और PH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा तो कैसा हो जाएगा? गैस हो जाएगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टी को इफेक्टिव कर सकता है।
बात समझ आ गई आपको ये?